हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंसॉप्स। ये हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर 2 जिसमें हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे अप्रोच क्या अप्लाई हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास ना दो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। पहले ऐसा था कि प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाओ, फिर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से निकालो। लेकिन यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। क्या है? अब हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमें निकालना है उसके लिए यूज करना है मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, थोड़ा सा रफली मैं समझा दे रहा हूँ कि असल में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। या तो x की वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो y की वैल्यू निकालेंगे। अब जो x का वैल्यू निकाले हो ना, उस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में फिट कर देते हैं। यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ कि असल में काम कैसे करता है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक में से हम वेरिएबल के वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल रहा हूँ। x हो जाएगा हमारा 14 माइनस का y। इक्वेशन 1 से मैंने x का वैल्यू निकाला है। अब इस x की वैल्यू को मैं फीड करूंगा इक्वेशन 2 में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये जो x का वैल्यू था मैं यहाँ इक्वेशन 2 में फीड करने वाला हूँ। ये x की जगह पे हमारा हो जाएगा 14 माइनस का y, और बाकी एज इट इज माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो, ये इक्वेशन 1 था, यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला और इक्वेशन 2 में फीड किया। ठीक है, इक्वेशन 2 में फीड करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिला। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। 14 - y यानी 14 - 2y इक्वल टू 4। -2y, तो इधर लाओगे तो प्लस का 2y बन जाएगा, और ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4। 14 - 4 इक्वल टू 2y। 10 इक्वल टू 2y। देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10/2, जो कि है y का वैल्यू 5। y का वैल्यू हमें 5 मिल चुका है। x का वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम y का वैल्यू फिट कर देंगे। हमारे पास है x इक्वल टू 14 माइनस का y। अगर इसके अंदर हम y फीड कर देंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 14 - 5 इक्वल टू x। x इक्वल टू 14 - 5 मीन्स 9। देयरफॉर x का वैल्यू हमारा 9 हो गया और y का वैल्यू हो गया 5। ये है हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब इस चीज को ना क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने x का वैल्यू लाया है और y का वैल्यू लाया है, क्या इसमें फीड करने के बाद सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4। x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 4। हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन। x की जगह पे 9 रखोगे और y की जगह पे 5 है। y की जगह पे 5 है, तो y की जगह पे 5 रखो तो 9 प्लस 5 का सम 14, यानी ये हो चुका वेरीफाइड। इधर में x की जगह पे 9, y की जगह पे 5, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, ये भी हो चुका वेरीफाइड। यानी हमारा आंसर है करेक्ट, और ये हमने वेरीफाई करके भी देख लिया है। चलो मूव करते हैं 2 नंबर पे। 1 मिनट रुकना। सब सही है। इक्वेशन 1 है हमारा एस माइनस टी इक्वल टू 3, और इक्वेशन 2 हमारा कुछ ऐसा है एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6।
तो ये जो फ्रैक्शनल टर्म में दिख रहा है ना, इसका एलसीएम निकाल करके पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके नीचे लगा 1। अब देखो, डिनोमिनेटर में है 3 है, 2 है, 1 है, तो 3, 2 और 1 का एलसीएम होता है हमारा, एलसीएम ऑफ 3 to 1 ये हो जाएगा हमारा 6। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। इसमें दोनों साइड 6 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी इस साइड हमारा 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा और इस साइड हमारा 6 का मल्टीप्लिकेशन, राइट। एस बाई 3 प्लस टी बाई 2, इसमें मल्टीप्लिकेशन 6 का, और इस साइड 6 बाई 1 इंटू 6 का। ये 6 हर एक टर्म के साथ चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके एस बाई 3 इंटू का 6 प्लस टी बाई 2 इंटू का 6 इक्वल टू 6 बाई 1 इंटू का 6। अब देखो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, 3 टू ज़ा 2 3 ज़ा, और ये तो एज इट इज रहेगा। तो इधर हो गया हमारा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 36। ये था इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। देखो, मैंने अभी ना कुछ खास किया नहीं है, जस्ट ये जो इक्वेशन 2 था ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, राइट। दो इक्वेशन मिल चुके हैं, हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस माइनस टी इक्वल टू 3, और 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36, ये हमारा इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम s का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3 प्लस का t। इसे हम फीड करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2। देखो, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो उसमें नहीं फिट करना, उसके बाद वाले में। अगर इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इक्वेशन 2 में फिट करूंगा, अगर 2 से निकालोगे तो इक्वेशन 1 में फिट करोगे। 2 एस की जगह पे हमारा 3 प्लस का टी प्लस का 3t इक्वल टू 36। इधर देखो, 2 3 ज़ा 6 और 2 इंटू टी, तो प्लस का 2t, इधर है प्लस का 3t इक्वल टू 36। ये 2t और 3t 5t हो जाएगा, तो 6 प्लस का 5t इक्वल टू 36। 5t इक्वल टू 36 माइनस का 6, 5t हो गया हमारा 30। देयरफॉर t का वैल्यू हो जाएगा 30 ओवर 5, यानी t का वैल्यू हो गया 6। t का वैल्यू 6 मिल चुका है, हमें s फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप t का वैल्यू रख दोगे तो आपको s मिल जाएगा। एक मिनट, ऊपर कर दूं या नेक्स्ट स्लाइड खाली है? ऊपर ही कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड खाली नहीं है। स्क्रीन तो विजिबल है आपको, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। एस इक्वल टू 3 प्लस का टी की जगह पे हमारा 6, तो एस इक्वल टू 3 प्लस का 6, एस इक्वल टू 9। देयरफॉर हमारे आंसर में एस का वैल्यू है 9 और टी का वैल्यू है 6। ये है हमारा आंसर। ये चीज दिख रहा है या मैं खुद को हटा लूं? अब दिख रहा है। चलो, इसके नोट्स ना आपको पिन कमेंट या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसके चिंता नहीं करने हैं। मूव करते हैं 3 नंबर पे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब एक चीज ना, ये क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ मैं इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 में 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अगर मैं इनमें से कॉमन देखने की कोशिश करूँ तो मुझे कॉमन 3 दिख रहा है। तो अगर 3 निकालोगे तो 3 3 ज़ा 9x, 3 1 ज़ा 3, तो माइनस का 1y, और इधर में हमारा है 9, यानी 3x माइनस 1y इक्वल टू 9 ओवर 3, जो कि चेंज होगा 3 में। ये है हमारा
इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। इन दोनों इक्वेशन में आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो देखिएगा कि दोनों इक्वेशन हमारा इक्वल है। अगर दोनों इक्वेशन इक्वल है तो इनके सॉल्यूशन यानी एक्स और वाई के वैल्यू कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, और नहीं अप्लाई करो तो सिंपली लिख दो कि यहाँ पे एक्स और वाई के होंगे इनफिनिट सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारे सेम है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो किसी एक में से वैल्यू निकाल करके दूसरे में फीड करोगे तो वही चीज हो गया कि उसमें से वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में ही फीड कर रहे हो, तो आपको इनफिनाइट पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे एक्स और वाई के। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये देखो डेसिमल वैल्यू है ना, तो हम इन्हें चेंज कर लेंगे, मतलब होल नंबर में। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये है हमारा इक्वेशन 1। देखो इसको ना आप ऐसे कर सकते हो, पॉइंट उड़ाओगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट उड़ाओगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट उड़ाओगे नीचे 10 में आएगा। अब इधर जो 10 है ना, ये इस 10 को कैंसिल कर देगा, तो आपको इसको सीधा सा ऐसे लिख सकते हो, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13, और इसको 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। ये चीज समझ आया या फिर ऊपर से चला गया? देखो सुन, मैंने क्या कहा कि ये जो हमारे पास है 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2/10x प्लस का 3/10y इक्वल टू 13/10। राइट, कर सकते हो ऐसा। इसके नीचे 10 आ रहा है, इसके नीचे 10 आ रहा है, और इसके नीचे 10 आ रहा है। ठीक है, अगर नीचे 10 आ रहा है तो इस 10 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? जैसे इधर देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13/10। ये 10 इधर जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, होगा ना? तो ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखो ये 10 इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 10, 10 से 10 खत्म, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया हमारा। तो वही चीज मैं इन शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोनों इक्वेशन। इट इज, अब मैंने इक्वेशन लिख दिया तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x यानी x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 13 माइनस का 3y ओवर 2, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। और इसे हम फीड करेंगे इन इक्वेशन 2, पुटिंग x इन इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 2 में इसे फीड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इस 4x में x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 13 माइनस 3y ओवर 2, और बाकी एज इट इज प्लस का 5y इक्वल टू 23। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है ना, तो 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल हो गया, बाहर है 2, अंदर है 13 माइनस का 3y, इधर है प्लस का 5y इक्वल टू 23। 3 2 मतलब 13 2 जा 26, 3 2 जा 6, तो माइनस का 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। लाइक टर्म देखो यहाँ पे, ये है माइनस का 6y प्लस का 5y, माइनस का 6y प्लस का 5y, इनको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं कि ये है 26 माइनस वाई इक्वल टू 23। माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, तो y इक्वल टू 26 माइनस 23, 26 माइनस 23 3, देयरफॉर y का वैल्यू हो गया हमारा 3, देयरफॉर y इक्वल टू 3। y का वैल्यू 3 निकाल लिया तो x का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। therefore x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, y का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का 3 इंटू 3/2
13 माइनस 9 हो जाएगा ना, 13 माइनस 9/2, 13 से 9 माइनस करोगे तो कितना 4 बचेगा ना, 10 3 13, हाँ 4/2 ये हो गया 2। देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 2। मुझे पता है कि शायद ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, खुद को साइड कर लूं। ओ दिख रहा है, चलिए पीडीएफ मिल जाएंगे, चिंता नहीं करने हैं। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू हो गया हमारा 3। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। देखो इसमें ना रूट आया है, तो हमें रूट से घबराना नहीं है, रूट को आराम से डील करेंगे। देखो जरा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 1। और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 2। हम क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके दूसरे में फीड करते थे, तो यहाँ पे वही काम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू अगर आप निकालोगे, देखो मैं ये कर दे रहा हूँ, जैसे ये है √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू माइनस का √3y, और x का वैल्यू क्या होगा, माइनस का √3y बाई √2। x का वैल्यू माइनस का √3/√2 ऊपर में y, ये है हमारा x का वैल्यू, और इसे हम फीड करेंगे इन इक्वेशन 2। पुटिंग x इन इक्वेशन 2, तो हमें देखने को मिलेगा इक्वेशन 2 में जब हम x का वैल्यू डालेंगे मीन्स √3, x की जगह पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस का √3/√2, इधर y है तो y, और बाकी ये एज इट इज माइनस का 8y, माइनस का √8y इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ देखो √3 है और अंदर में है माइनस का √3, √3 इंटू √3, दो √3 का प्रोडक्ट करोगे तो हमें 3 मिलेगा, तो ये हो गया माइनस का 3y, और नीचे में था √2, √3y इंटू √3y, 3y होगा, माइनस है तो माइनस का 3y, नीचे में √2 तो √2, इधर में माइनस का √8y इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये y वाला टर्म है, ये भी y वाला टर्म है, नीचे 1 लगा दिए। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म है इसलिए √2 और 1 का एलसीएम आएगा हमारा √2, √2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, √2 आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन, तो न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस का 3y इंटू 1 माइनस 3y ही होगा। 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करोगे, √2 आएगा, √2 का मल्टीप्लीकेशन, तो √2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे √8y में, √2 इंटू √8y। ठीक है, यहाँ देखो सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो माइनस का 3y, और ये माइनस का √2 इंटू √18, तो √2 इंटू √8 यानी √16 होगा, माइनस का √16 y बाई √2, ऐसा कुछ आ चुका है। आओ इसको नेक्स्ट वाले में सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम हमारा पड़ रहा है। माइनस का √3y, माइनस का रूट माइनस का 3y, हाँ माइनस का 3y, माइनस का √16y, माइनस का √16y ओवर √2, ओवर √2 इक्वल टू 0। ये √2 उधर जाएगा तो 0 में ही कन्वर्ट होगा, ये माइनस का 3y, माइनस का √16y इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करोगे तो √16 यानी हम इसको 4 में चेंजेस कर सकते हैं, √16 है तो इसे प्लस माइनस 4 में चेंज कर सकते हैं,
माइनस वैल्यू भी हो सकता है, प्लस वैल्यू भी हो सकता है। तो अगर हम प्लस वैल्यू कंसीडर करें तो ये होगा हमारा बाहर माइनस और अंदर में हमारा होगा 4y इक्वल टू 0। और दूसरा वैल्यू हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं -3y, और माइनस अंदर में √16 का वैल्यू आएगा माइनस का √4y इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जरा दोनों ही केस में कैसे रिजल्ट आ रहा है। माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू 0, यानी माइनस का 7y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आएगा हमारा इधर 0 डिवाइड बाई -7, यानी y का वैल्यू यहाँ से आ रहा है हमारा 0। क्लियर है ना। इधर में देखो माइनस का 3y और अंदर माइनस माइनस प्लस का 4y इक्वल टू 0। माइनस का 3y प्लस का 4y यानी y बचेगा y इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमारा y का वैल्यू आ रहा है 0, यहाँ से भी y का वैल्यू आ रहा है 0, यानी y का वैल्यू हमारा 0 है। अगर y का वैल्यू हमारा 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, इसमें फीड करके हम देख सकते हैं x का वैल्यू। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस का √3, यहाँ पे है y, ओवर में है √2। y की जगह पे 0 है हमारा, तो -√3 इंटू 0 बाई √2। ये कंप्लीट चीज माइनस का √3 इंटू 0 0, 0 बाई √2 यानी 0। तो x का भी वैल्यू हमारा हो गया 0। तो हमारा फाइनल आंसर ये हुआ कि जो x का वैल्यू है, देयरफॉर x और y दोनों का वैल्यू हो रहा है हमारा 0। क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू -2, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है हमारा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ चुका होगा कि देखो हमारे पास फ्रैक्शन में है क्वेश्चन, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला काम कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करने का। विदाउट सिंप्लीफाई किए भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, इससे बेहतर रहेगा कि हम सिंप्लीफाई कर लें। 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू माइनस का -2 के नीचे 1 लगा देंगे। अब नीचे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2, 3, 1 जिसका एलसीएम आएगा 6। अब 6 का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड कर देंगे, इस कंप्लीट साइड में और इस कंप्लीट साइड में। तो ये कुछ हमारा ऐसा होगा 3x/2 इंटू का 6 माइनस का 5y/3 इंटू का 6 इक्वल टू माइनस का 2/1 इंटू का 6। इक्वेशन 1 को अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना करके। कॉन्सेप्ट आपके सर के ऊपर से नहीं जाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखो 2 से 6 तो हमारा 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और इधर तो मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 इंटू 3 9x माइनस का 5y इंटू 10 मतलब माइनस का 10y इक्वल टू 2 इंटू 6 और माइनस है तो माइनस का 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ऐसे ही हम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 नेक्स्ट वाले स्लाइड में कर दे रहा हूँ। x/3 प्लस y/2 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 इक्वल टू 13/6। ये है हमारा इक्वेशन 2। इसको सिंप्लीफाई करना मीन्स डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एलसीएम हम लेंगे 3, 2, 6 का। 3 और 2 6, 3 2 6 का एलसीएम हमारा 6 ही आएगा। 3 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में 6 आता है। तो एलसीएम हो गया 6। मीन्स हम दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 का, इस कंप्लीट साइड में और इस कंप्लीट साइड में। तो x/3 इंटू का 6 प्लस का y/2 इंटू का 6 इक्वल टू 13/6 इंटू 6। सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से 2 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 6 से 1 टाइम में। ये हो गया 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ये हमारे क्वेश्चन 2।
पेज नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ देता हूँ। देखो हमारा इक्वेशन 1 है ऊपर में 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, और दूसरा है हमारा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, और इसके सॉल्यूशन आपको होमवर्क में करने हैं। आंसर पिन कमेंट में कर सकते हो। अब देखो हमने अप्रोच समझ लिया है, तो अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये आप होमवर्क में करो ताकि आपके भी प्रैक्टिस बने साथ। चलो आते हैं 2 नंबर पे। पहले अप्रोच समझ लेते हैं कि 2 नंबर में करने क्या है, फिर सॉल्यूशन करते रहेंगे। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस का 3। सुनो जरा मेरी बात, इधर वाले को तो फिलहाल आप ऐसे ब्लैंक कर दो कि हमें नहीं पता इधर क्या है। दो इक्वेशन आपके पास गिवन है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन गिवन है, मीन्स हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, उसके बाद ये जो ब्लैंक वाला पोर्शन मैंने कवर करके रखा है इसको देखेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अब तक हमने सीखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 11 माइनस का 3y डिवाइड बाई 2, और इसे फीड करेंगे इक्वेशन 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट 2 इंटू x की जगह पे 11 माइनस का 3y बाई 2, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा, कैंसल। 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, माइनस का 3y माइनस का 4y यानी माइनस का 7y है। 11 माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24, इसको इस साइड भेजने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 प्लस का 24 इक्वल टू 7y। 11 प्लस का 24 यानी 35 इक्वल टू 7y। देयरफॉर y का वैल्यू 35/7 यानी 5 हो जाएगा। y का वैल्यू 5 आ चुका है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इस वाले इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 11 माइनस का 3y डिवाइड बाई 2, y की जगह पे है हमारा 5, तो 5। 11 3 5 जा 15, 11 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 यानी 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। अब सुनो जरा, x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया। x का वैल्यू है 2, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 5 है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, इतना हमने कर लिया। हमारे पास इक्वेशन दो गिवन थे, हमने x और y का वैल्यू निकाला। अब जरा इसको देखो क्या कह रहे थे। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस का 3। m का वैल्यू फाइंड करना है, हमारे पास x है और y है, m का वैल्यू फाइंड करना है। और इस इक्वेशन को जरा देखो कि इस इक्वेशन में से x का वैल्यू हमारे पास है, ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू है। m यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, क्योंकि इस इक्वेशन में टोटल में तीन वेरिएबल है हमारे, x है, y है और m है। इन तीन में से हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो हम तीसरे वेरिएबल m को फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, y इक्वल टू mx प्लस का 3।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस का 3, हमें इस एम से मतलब है x और y का वैल्यू फीड करेंगे इस इक्वेशन में। y का वैल्यू है 5, एम फाइंड करना है, x का वैल्यू है 2, तो ये 2m हो जाएगा प्लस का 3। तो 5 इक्वल टू 2m प्लस का 3, इधर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2m, तो इधर 5 माइनस 3 होगा 2 इक्वल टू 2m। m का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/2, यानी m का वैल्यू हो गया 1। Therefore m इक्वल टू 1। ये हो चुका हमारा कंप्लीट यहाँ पे। अच्छा एक मिनट रुकना, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। एक मिनट 11 माइनस 15 यानी माइनस का 4, माइनस 4 यानी माइनस का 2, तो x का वैल्यू हो गया माइनस का 2। सॉरी बस साइन का गलत था, x का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू -2 यानी यहाँ पे हो गया माइनस का 2m। तो माइनस का 2m इक्वल टू 2, और इधर ऐसे m इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -2, यानी m का वैल्यू हो जाएगा -1। करेक्ट। बस अप्रोच सिर्फ इतना सा था ना कि ये देखो दो हमारे पास गिवन थे इक्वेशन, एक्स वाई मिल जाएगा। ये जहां से हमें एम फाइंड करने थे, एम के अलावा यहाँ पे दो वेरिएबल थे, तो दो वेरिएबल को फीड करेंगे तो हमें एम अपने आप ही मिल जाएगा इक्वेशन के थ्रू, थर्ड वाले। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या करना है इसमें, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अच्छा हमारे पास प्रॉब्लम है, उसके लिए लीनियर इक्वेशन लिखना है। प्रॉब्लम ये दिए होंगे, उससे हमें लिखना है इक्वेशन, ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। करेक्ट। प्रॉब्लम से इक्वेशन, इक्वेशन से सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड थ्रू, यानी टोटल में 3 स्टेप है। प्रॉब्लम पढ़ना है, पहला इंपॉर्टेंट काम है, दूसरा उसके इक्वेशन लिखना है, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में अच्छे से समझ लिया है, तो अब हमारा यहाँ पे फोकस किस पे रहेगा, प्रॉब्लम पढ़ने पे और उससे इक्वेशन लिखने पे, क्योंकि मेथड तो अब हमने मास्टर कर लिया है। आ जाओ प्रॉब्लम के ऊपर। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। हमारे पास दो नंबर होंगे, एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा। बड़े और छोटे नंबर के बीच का डिफरेंस ये बता रहे हैं कि 26 है, और क्या बता रहे हैं, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। जो हमारा बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले के 3 टाइम। तो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। जो हमारा बड़ा वाला नंबर है वो एक्स है, तो यहां से कह सकते हैं हम स्मॉलर नंबर बी वाई। बड़ा वाला नंबर हमारा एक्स, छोटा वाला नंबर वाई। तो फ्रॉम एबव, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन में डाटा दिए हुए हैं कि बड़े वाले नंबर और छोटे वाले नंबर का डिफरेंस है 26, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो 26 आएगा। और दूसरा ये क्या बता रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दो, हटाओ इसको। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम अदर मीन्स जो हमारा एक्स है, एक्स, वन नंबर इज मतलब इक्वल टू का साइन लगा दो। एक्स के बाद देखो वन नंबर इज, यानी बड़े वाले नंबर है, तो यहाँ इज जैसे ही आता है ना तो इक्वल टू का साइन लगा दो। 3 टाइम अदर यानी 3 टाइम ऑफ वाई, एक्स इक्वल टू 3 टाइम ऑफ वाई। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये तो करके आ जाओगे कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 26। इस वाले पॉइंट पे ना बच्चों को दिक्कत होती है, पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोले, वन नंबर उसके बाद लगा दिया इज, वन नंबर यानी बड़े वाले नंबर, तो यहाँ पे हम एक्स असाइन करेंगे, इज देखे तो हम इक्वल टू लगा देंगे, यहीं पे हम इक्वल टू लगाने हैं। 3 टाइम ऑफ अदर यानी 3 टाइम ऑफ वाई, एक्स इक्वल टू 3 टाइम ऑफ वाई।
कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 3x इक्वल टू वाई, और ये कंफ्यूजन हर किसी के साथ होता है, पर धीरे धीरे टाइम के साथ बेहतर हो जाओगे आप प्रैक्टिस करते करते। अब देखो, ये है हमारा इक्वेशन वन, ये है इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में x का वैल्यू मिला है तो इक्वेशन वन में फीड करके हम निकाल लेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे अब सॉल्यूशन की ओर। ये था प्रॉब्लम से इक्वेशन, अब इक्वेशन से हम जा रहे हैं सॉल्यूशन की ओर। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x की जगह पे हमें रखना है 3y। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई यानी 2y इक्वल टू 26, देयरफॉर y इक्वल टू 26 बाई 2 यानी y का वैल्यू हो जाएगा 13। y का वैल्यू 13 है तो x का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इक्वेशन टू से, फ्रॉम इक्वेशन टू। x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 टाइम ऑफ y, x का वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम ऑफ 13 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 39। आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू है 13। ये हो गया हमारा आंसर, x की जगह पे 39, y की जगह पे 13। तो यहाँ पे देखो 39 माइनस 13 26, और 13 है, सॉरी 39 है 3 टाइम ऑफ 13, तो क्रॉस वेरीफाई भी हो चुका। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम, यानी अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले, इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा प्रॉब्लम पढ़ना और इससे इक्वेशन लिखना पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर लिया है तो हमारा ध्यान सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कम रहेगा। तीन चीज करने हैं हमें क्वेश्चन में इस टाइप के, इक्वेशन पढ़ने हैं, सॉरी प्रॉब्लम पढ़ने हैं, इक्वेशन लिखना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैं ये दो चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा, ये तीसरा आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो और आंसर निकालो। आंसर नहीं आते, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां पे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree, find them। आराम से सुनो जरा, the larger of a two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree। हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं ना भैया, let the larger angle be x। लार्जर वाला जो एंगल है वो x डिग्री का है, देन जो हमारा स्मॉलर वाला एंगल है वो होगा y डिग्री का। ठीक है, एक्स और वाई ऐसे अज्यूम कर लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये जो कह रहे हैं ना, ये बहुत ही सिंपल सी बात कह रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 का मतलब ये है कि जब आप बड़े वाले एंगल को लोगे और उसमें से छोटे वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 18। यानी लार्जर वाला सब एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल को 18 डिग्री से, मतलब बड़ा वाला जो एंगल है ना वो छोटे से 18 बड़ा है, या फिर इन दोनों का डिफरेंस है 18। ये है पहला स्टेटमेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं पहला इक्वेशन। ऑल राइट, देखो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाओगे, क्वेश्चन को देखो जरा और बताओ, तब तक मैं पानी पीता हूँ। इस वर्ड पे जरा फोकस करो तो, सप्लीमेंट्री एंगल पे। दो सप्लीमेंट्री एंगल है मीन्स क्या, एक्स और वाई का जो सम है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। काम क्या था भैया, प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशन लिखना, प्रॉब्लम पढ़ना उससे इक्वेशन लिखना, कर दिया। अब क्या काम है, सॉल्यूशन निकालना। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 18 प्लस का y, और इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन टू में, पुटिंग
x in इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। x की जगह पे हमें रखना है 18 प्लस का y। तो x की जगह पे 18 प्लस का y इधर है, प्लस y इक्वल टू 18। x की जगह पे 18 प्लस का y हमने रखा है, तो 18 प्लस का 2y इक्वल टू 180 होगा इक्वेशन 2 में। 180 है। 180, 180, 180। 18 प्लस 2y इक्वल टू 180, यानी 2y इक्वल टू 180 माइनस का 18। 180 से 18 माइनस करोगे, 180 से 20 माइनस करोगे तो 60, तो 62। 62 और 8 70 और 10 80। ठीक है। 2y इक्वल टू 162। y इक्वल टू 162 का हाफ कितना होगा? 81 डिग्री। y का वैल्यू आ गया 81 डिग्री, देयरफॉर x का वैल्यू 18 प्लस का y। x इक्वल टू 18 प्लस का y की जगह पे 81। 80 और 81, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 19, 819। x का वैल्यू हो गया 99 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर कि जो हमारा x है, बड़ा वाला एंगल है, वो है 99 डिग्री का, और जो छोटा वाला एंगल है ये है 81 डिग्री का। ये है 99 डिग्री का और ये है 81 डिग्री का। क्लियर? इन दोनों का सम करोगे, सप्लीमेंट्री एंगल है 180 आएगा, और इनके बीच का डिफरेंस है 99 माइनस 81, 80। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर पे। क्या मैं दिख रहा हूँ अभी भी? चलो दिख रहा हूँ। अगर नहीं दिखूंगा तो समझ लेना कि मेरा फोन ओवर हीट हो करके बंद कर दिया वीडियो रिकॉर्ड करना, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं बंद करने वाला हूँ यहाँ। The taxi charges in a city consist of a fixed charges together with a charges for the distance covered। आपको ना ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराने नहीं है जब तक मैं हूँ। आराम से पहले पढ़ो, गिवन डाटा देखो, फाइंड क्या करना है, आराम से रिलेशन ढूंढेंगे। A taxi charges in a city consist of a fixed charges together with a charges for the distance travel for a distance of 10 किलोमीटर। यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। अभी पहला जो अंडरलाइन मैंने रेट से किया है, इसमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारा टैक्सी का चार्जेस है, वो चार्जेस में दो टाइप के चार्जेस ऐड हो रहे हैं। यानी जो टोटल टैक्सी का कॉस्ट होगा, टैक्सी चार्जेस होगा, उसमें दो चार्जेस है। कौन से? पहला तो है एक फिक्स चार्ज, कि आपको पर हेड पे फिक्स चार्ज देना होगा। और दूसरा में क्या है भैया? तो दूसरा में ये बोल रहे हैं डिस्टेंस पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा, यानी चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से। ये चीज समझ में आ रही है कि जो टैक्सी वाले भैया हैं वो एक फिक्स चार्ज ले रहे हैं। जैसे आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 1 रुपए के हिसाब से 10 किलोमीटर के 10 रुपए लेंगे, और 5 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे जो कि उनका फिक्स चार्ज है, यानी 15 किलोमीटर। तो ऐसे कुछ हो रहा है टैक्सी के चार्जेस, जिसमें एक फिक्स चार्ज और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है। तो हम यहाँ से वेरिएबल असाइन शुरू कर देते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज होगा वो है हमारा ₹X, और जो चार्ज होगा चार्ज पर किलोमीटर, या फिर हाँ चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹Y। भैया जो टोटल कॉस्ट बना रहे हैं वो कुछ ऐसे बना रहे हैं। ₹X जो उनका फिक्स्ड है, इतना रुपीस लेंगे आप कितने पे किलोमीटर चलो। और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर, जितना किलोमीटर आप जाओगे उसके अकॉर्डिंग वो ₹Y लेंगे। ये है भैया का टैक्सी का चार्जेस। क्लियर है? टैक्सी चार्जेस में दो टाइप के चार्जेस आ रहे हैं। एक तो फिक्स्ड रुपीस आपको देने होंगे कितना भी किलोमीटर चलो, और दूसरा अगर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितना किलोमीटर जा रहे हो उसका चार्जेस। कहाँ आ गया मैं? एक मिनट।
हम्म। ओके, किधर आ गया? पढ़ाते पढ़ाते फ्लो फ्लो में कहीं भी चला जाता हूँ। 1 मिनट रुकना, सॉरी। यहाँ तक। टैक्सी के 2 चार्जेस हैं। अब देखो क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। ये हटा दूं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चल रहा है तो वो चार्ज पे कर रहा है 105 रुपए। 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपए दे रहा है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपीज दे रहा है, 155 रुपए दे रहा है 15 किलोमीटर के लिए। यहाँ से दो इक्वेशन हमें मिलेंगे, कैसे? तो देखो जरा, क्या कहा है? अगर वो व्यक्ति 10 किलोमीटर चल रहा है तो वो कितना पे कर रहा है? 105 रुपए पे कर रहा है। 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपए पे कर रहा है। मीन्स इस 105 रुपए में एक तो होगा उसका फिक्स चार्ज जो कि ₹X होगा, प्लस में Y रुपीज होगा जो कि 10 किलोमीटर गया होगा तो 10 Y रुपीज, यानी चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहे होंगे। ₹100 फिक्स लिए, 10 किलोमीटर चलने का जो भाड़ा हुआ वो लिए, और साथ में एक फिक्स कॉस्ट लिए, और इन दोनों का सम किए तो हमारे पास मिला ₹105। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ₹105 में है हमारे एक फिक्स्ड कॉस्ट ₹X, और दूसरा है 10 किलोमीटर चले हैं तो 10 Y। 10 किलोमीटर के जितने भी चार्जेस होंगे वो, और एक फिक्स चार्ज, इन दोनों का सम हो रहा है ₹105। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आया x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपीज। दूसरा इक्वेशन इससे मांगेंगे हम। ₹155 दे रहे हैं 15 किलोमीटर के लिए, यानी ऐसे लिख सकते हो कि ₹155 में ₹1 हमारा फिक्स चार्ज है, और पच कितना किलोमीटर गए हैं भाई साहब? 15 किलोमीटर गए हैं तो 15 किलोमीटर का 15 Y रुपीज चार्जेस होगा। ये हो गया दो इक्वेशन। देखो प्रॉब्लम पढ़ लिया, इक्वेशन लिख लिया, सॉर्ट हो गया। इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो भी तो देखो। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, यानी एक्स और वाई का वैल्यू तो पूछ रहे हैं, साथ में पूछ रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए कितना रुपीस देगा, निकाल लेंगे। पहले ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हुए ना, कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो हमें अज्यूम कर लेना है कि फिक्स्ड कॉस्ट कुछ रुपीस होगा और चार्ज पर किलोमीटर होगा। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है। प्रॉब्लम को समझ करके इक्वेशन लिखना। अगर ये हो गया है तो चलो सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा हमारा 105 माइनस का 10y। ये है एक्स का वैल्यू, और इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। 155 इक्वेशन 2 है हमारा। 155 इक्वल टू एक्स प्लस का 15y। इसमें x की जगह पे हमें फीड करना है 105 माइनस का 10y। 105 माइनस का 10y प्लस का 15y, और इधर है 155। हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो माइनस का 10y प्लस का 15y, यानी प्लस का 5y बचेगा। 105 प्लस का 5y इक्वल टू 155। 5y 5y इक्वल टू 105 इधर जाएगा तो माइनस का, मीन्स 155 माइनस का 105 इक्वल टू 5y। 155 से 105 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 50 इक्वल टू 5y। देयरफॉर y इक्वल टू रुपी 10, या फिर y का वैल्यू यहाँ पे 10 रखो। y का वैल्यू 10 है तो x का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, x इक्वल टू 105 माइनस का 10y। 105 माइनस का 10y
y की जगह पे है 10, तो ये हो जाएगा 105 माइनस का 10 इंटू का 10, 105 माइनस का 100, यानी फिक्स चार्ज भैया ले रहे हैं 5 रुपीज। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 10। x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 10। 5 मीन्स ये है फिक्स्ड कॉस्ट, कितना भी किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 रुपए तो भैया लेंगे आपसे। बाकी पर किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपये। 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपया, और 5 रुपया भैया का फिक्स चार्ज 15 रुपया। 2 किलोमीटर जाओगे तो 10 2 जा 20, और 5 रुपया भैया का फिक्स चार्ज, ये हो गया 15 रुपीज टोटल आपके फेयर के चार्जेस। ये तो एक्स और वाई हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट और पर किलोमीटर का चार्जेस हो गया। क्वेश्चन में ये पोर्शन हमें कंप्लीट करना है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसका चार्जेस कितना आएगा। तो हम निकाल लेते हैं चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। टैक्सी फेयर फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चल रहे हैं व्यक्ति, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो उनके चार्जेस आएंगे ना, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा x होगा प्लस 25 इंटू वाई होगा। 25 किलोमीटर का जो चार्जेस होंगे, 25 किलोमीटर का जो उनके पैसे बनेंगे, वो पैसे तो देंगे, साथ में एक फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपए का देंगे। तो ये x की जगह पे हम फीड कर दे रहे हैं 5, जो कि देना ही पड़ेगा। और 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो 25, 1 किलोमीटर का 10, यानी 25 का हो जाएगा 250। तो 5 प्लस 250 रुपीज, यानी टोटल हो गया 255, इक्वल टू 255 रुपीज। 25 किलोमीटर के भैया को देने होंगे 255 रुपीज, या जो भी व्यक्ति ट्रैवल कर रहा होगा। ये है चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। ये था हमारा क्वेश्चंस, ये थे इसके सॉल्यूशंस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। A fraction become 9 by 11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator, it become 5 by 6. Find the fraction. बिल्कुल इजी से हो जाओ, समझो थोड़ा। क्या कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन है हमारा, तो फ्रैक्शन में ऐसे सिंपलेस्ट टर्म आप अज्यूम कर लो कि लेट द, ऐसे फ्रैक्शन लिख दो 3/5, 4/5, ऊपर वाली पोर्शन को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, एक्स बाई वाई। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन हमारा 9/11 का होगा इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन होगा हमारा 9/11 का कब, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो ऐड करेंगे, यानी x+2 ओवर y+2 इक्वल टू 9/11। यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा सिंप्लीफाई करके। दूसरा कैसे मिलेगा तो देखते हैं जरा। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम 5/6। 5/6 हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 3 ऐड करेंगे तो। दो इक्वेशन मिल गए, हमें फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। यानी ओरिजिनल में न्यूमरेटर क्या था और डिनोमिनेटर क्या था, एक्स और वाई क्या था। दो इक्वेशन मिल चुके हैं, आपको फाइंड करने एक्स और वाई के वैल्यू, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं इस पे। 9/11 इक्वल टू x/2 y/2। 9/11 इक्वल टू x+2 और y+2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से काम हो जाएगा हमारा। 9 इंटू वाई प्लस का 2 इक्वल टू 11 इंटू एक्स प्लस का 2।
9y प्लस का 18 इक्वल टू 11x प्लस का 22। लाइक टर्म को एक साथ लाओ तो ये 18 है, इधर चला जाएगा तो 9y माइनस का 11x, 22 माइनस का 18 यानी 9y माइनस का 11x इक्वल टू 22 से 18 माइनस करोगे तो 4 आएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। वैसे इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। 5/6 इक्वल टू x प्लस 3, 5/6 इक्वल टू x प्लस का 3 ओवर y प्लस का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू वाई प्लस का 3, 6 इंटू एक्स प्लस का 3, 5y प्लस का 15 इक्वल टू 6x प्लस का 18, 15 18 इधर है तो 18 माइनस का 15, 5y माइनस का 6x इक्वल टू 18 माइनस का 15, 5y माइनस का 6x इक्वल टू 18 माइनस 15 यानी ये हो जाएगा 3। ये हुआ इक्वेशन 2। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 मिल चुका है, इक्वेशन 2 मिल चुका है। अब इन दोनों से हमें x और y का वैल्यू निकालना है, यानी आप अप्लाई करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर फाइंड करके नीचे पिन कमेंट में बताओगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक मिनट रुकना, मेरा अलार्म बज रहा है, इसको बंद कर देता हूँ। ओके, मोबाइल तो काफी ओवरवेट हो चुका है, पता नहीं वीडियो आपको दिख रही होगी। हम्म सही है। ये हमारा एज वाला प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को पढ़ के हमें लिखना है इक्वेशन, इक्वेशन से फाइंड करना है सॉल्यूशन। 5 year hence, the age of Jacob will be the 3 times that of his son 5 year ago. Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं है। जब भी ऐसे एज वाले क्वेश्चन दिखते हैं ना तो आप अज्यूम कर लो किसी एक व्यक्ति का एज x दूसरे का y। तो लेट द एज ऑफ Jacob इक्वल टू x ईयर, देन एज ऑफ उसका सन, जैकोब सन्स लिख सकते हो, जैकोब्स सन। ये हो गया y ईयर। एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। कैसा टेबल? पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। यहाँ पे रख देते हैं जैकोब को और नीचे रख देते हैं जैकोब, जैकोब के सन को। अब थोड़ा देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। 5 year hence यानी प्रेजेंट से 5 साल आगे जाएं तो द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल आगे जाएं यानी फ्यूचर में जाएंगे +5, 5 साल आगे जाते हैं तो जो जैकोब का एज है, देखो प्रेजेंट में जैकोब का एज x होगा और जैकोब के सन का एज होगा y। 5 साल आगे जाएंगे, 5 साल बाद मैं जाऊंगा, अभी मैं 26 में हूँ, 2026 में 2031 में जाऊंगा तो 5 साल मेरा एज बढ़ेगा जो भी है। अभी आप होगे लगभग सपोज कर लो कि 16 ईयर के होंगे। 5 साल बाद आपका एज कितना होगा? 16 प्लस का 5। 5 साल बाद एज आपका 5 से बढ़ जाएगा। वैसे ही इसका भी एज 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस का 5। इसके सन का भी एज होगा y प्लस का 5। इनके 5 साल बाद के एज के रिलेशन क्या है? तो जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जो हमारे जैकोब भाई साहब हैं 5 साल बाद ऐसे। स्टेप 1 कर सकते हो या केस 1 कर सकते हो। केस 1 में क्या हो रहा है? जैकोब जो है वो 3 times ऑफ हिज सन, विल बी 3 times ऑफ हिज सन, यानी फ्यूचर में जो जैकोब है, जो x प्लस का 5 है, वो है 3 times ऑफ y प्लस का 5। फ्यूचर का जो जैकोब का एज है
फ्यूचर के सन के एज का 3 टाइम है, यानी x प्लस 5 है हमारा 3 टाइम ऑफ y प्लस का 5। यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकते हो केस 1 से, वैसे ही केस 2 से भी एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। दिख रहा है या मैंने ढक दिया है? ओके, मैं खुद को मिनिमाइज कर लेता हूँ। चलो केस 2 में आओ। हम्म, इन इधर 5 year ago Jacob age will be 7 time that of his son। 5 साल पीछे जा रहे हैं, यानी पास्ट की बात हो रही है, यानी यहाँ पे वो आएंगे -5 ईयर, यानी 5 साल पीछे जैकोब का जो एज है अभी उससे 5 साल कम हो जाएगा, 5 साल पीछे जाएगा तो x माइनस का 5। सन भी 5 साल पीछे जाएगा तो 5 साल उसका एज खत्म हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। पास्ट का रिलेशन क्या है? केस 2 में ये जो रिलेशन बता रहे हैं, यानी 5 साल पीछे जाने पे जैकोब का एज जो है वो है 7 टाइम ऑफ हिज सन। तो 7 टाइम ऑफ हिज सन, 7 टाइम ऑफ हिज सन। पास्ट में जैकोब का एज क्या है? x माइनस का 5। x माइनस का 5 है हमारा 7 टाइम ऑफ y माइनस का 5। यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन 2। ये था सिंपल सा अप्रोच। एक बार रिपीट मैं कर दे रहा हूँ कि किया क्या मैंने। देखो, जब भी ऐसा कुछ दिखे तो जैकोब को x, दूसरे को y। पहले पहला काम है हमारा वेरिएबल असाइन करना। वेरिएबल असाइन कर लिए तो अब जरा क्वेश्चन के हिसाब से देखो। वेरिएबल असाइन करने के बाद एज वाले केस में ये ना इम्पोर्टेंट है कि आप ना एक टेबल बना लो। टेबल बना लो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, और उसके हिसाब से हम डील करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे थे कि अगर आप 5 साल बाद जाओगे, फ्यूचर में जाओगे, तो 5 साल बाद दोनों का एज में +5 आएगा। 5 साल बाद जो जैकोब है वो 3 टाइम ऑफ सन, यानी फ्यूचर एज जो जैकोब का है वो 3 टाइम ऑफ फ्यूचर एज ऑफ सन हो जाएगा। x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y प्लस का 5। ये हो गया। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि अगर आप 5 साल पीछे जाओगे, 5 साल पीछे यानी पास्ट में जाओगे, तो जो जैकोब का एज है वो 7 टाइम ऑफ सन हो जाएगा, यानी x माइनस का 5, x माइनस का 5 7 टाइम ऑफ y माइनस 5, 7 टाइम ऑफ y माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से दो इक्वेशन मिल गए। दो इक्वेशन यानी हमारे पास x और y का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस का 5 इक्वल टू 3y, x प्लस का 5 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y प्लस का 5। और दूसरा इक्वेशन था हमारा, किधर गया, x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम ऑफ y माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम ऑफ y माइनस का 5। सिंप्लीफाई कर लो तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस का 15, x माइनस का 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 यानी 10। इधर x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस का 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस का 5 यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। सिंप्लीफाई करके हमने दोनों इक्वेशन ढूंढ लिया है। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है। इक्वेशन 1 है हमारा, यहाँ पे है, फ्रॉम इक्वेशन, जल्दी से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 प्लस का 3y, इधर है माइनस का 3y, इधर जाएगा तो प्लस का 3y, तो x इक्वल टू 10 प्लस का 3y। यहाँ से हम x का वैल्यू फीड करेंगे इक्वेशन 2 में, तो पुटिंग x इन इक्वेशन 2 हमें देखने को मिलेगा इक्वेशन 2 यानी x माइनस 7y इक्वल टू -30, x
-7y इक्वल टू -30, x की जगह पे हमें रखना है 10 प्लस का 3y, 10 प्लस का 3y, 10 प्लस का 3y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30, 10y प्लस का 3y माइनस का 7y यानी माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 40, y इक्वल टू माइनस 40 बाई माइनस 4 यानी y का वैल्यू हो जाएगा 10। देयरफॉर y का वैल्यू 10 आ गया, मीन्स x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 10 प्लस का 3y, तो 10 प्लस का 3y यानी 10 प्लस का 3 टाइम ऑफ y की जगह पे 10 है, तो 10 प्लस का 30 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 40। x है 40 और y है 10। ठीक है, x है 40, y है 10, यानी जो हमारा जैकोब है वो है 40 इयर्स का और जो उसका सन है वो है 10 ईयर का। अब इसको इक्वेशन में फीड करके भी देख सकते हो, x की जगह पे 40 और y की जगह पे 10, x की जगह पे 40 और y की जगह पे 10, तो 40 माइनस 3 टाइम ऑफ 10 30 इक्वल टू 10, यानी ये चीज करेक्ट है। दूसरा 40 x माइनस का 5 था, यहाँ पे 40 माइनस ये है 10, तो 40 माइनस 7 इंटू 10 ये हो गया -30, ये भी वेरीफाइड हो गया हमारा। ये है हमारा आंसर, ये है जैकोब का एज, जैकोब एज, और ये है उसके सन का एज, ये उसके प्रेजेंट एज निकले, यानी जैकोब है 40 साल का और उसका जो बेटा है वो है 10 साल का। चलो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आपको क्लास के जो नोट्स हैं वो पिन्ड कमेंट या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, क्यूआर को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझ पे मतलब टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके उसे रिजॉल्व कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन आपके आ जाएंगे।